हाय, मेरा नाम है रितिका दुबे। तो आप लोग जो भी पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका पॉलिटी सब्जेक्ट आता हो, तो ये लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये लक्ष्मीकांत बुक का पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है उसका ही फर्स्ट वाला लेसन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में, मतलब हमारे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के कैसे तैयार हुआ, इसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि उसमें पॉलिटी आ रहा है तो इन सब चीज़ों से बाहर उसके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा हिंदी का चैनल है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए डाले हैं जिसमें आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं और मेन वीडियो के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बैकग्राउंड, मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा जो संविधान है क्या पहले से ही ऐसा था, क्या बाद में बन के तैयार हुआ, या फिर क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, पहले लिखित था, मौखिक था, क्या था। तो हम पहले थोड़ा इतिहास देखते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो बैकग्राउंड की यदि हम बात करते हैं तो पहले क्या था, राजतंत्र था, मतलब राजा की नीति थी, उसके देश को चलाने के लिए कुछ नियम थे, तो उसको कहा जाता था राजतंत्र। राजा वंशानुगत तरीके से काम करते थे, मतलब उनका जो वंश है, उनका जो पुत्र है या उनके वंश के जो भी लोग हैं वो बाद में रूल या शासन करते थे। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को चुन के भेजा है, मतलब यहाँ पर जनता की मर्जी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। ओके, राजा जो होते थे, पहले की बात करें हम इतिहास की तो वो हमने देखा जैसे मुगल है तो सबकी तानाशाही प्रकृति के होते थे, मतलब क्या है कि अपने ही उनके रूल होते थे और उसके हिसाब से ही वो शासन करते थे। जैसे हम बात करें कि टैक्स किसी भी जगह पे, जैसे बंगाल में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया तो उसका कोई भी कारण नहीं पूछ सकता, मतलब राजा की अपने बनाए हुए नियम है और उसका ही हमको मानना होगा। तो यहाँ जनता देखो बहुत दुखी थी, प्रजा उनकी दुखी थी, तानाशाही प्रवृत्ति से काम किया जा रहा था। तो तानाशाही जब प्रकृति होगी तो फिर कुछ लोगों ने जागरूकता आंदोलन, बहुत सारा विरोध भी करना चालू किया, विरोध प्रणालियां चालू हुई भारत में। तो जागरूकता आंदोलन, भक्ति आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आंदोलन चल रहे हैं। पर क्या हुआ है, इसके बाद क्या है, राजा की क्योंकि निरंकुश प्रकृति है तो वो किसी की सुन नहीं रहा है, अपने तरीके से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में कोई लिखित संविधान नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हमारे देश में लिखित संविधान नहीं होने का ही ये कारण है कि लोग अपने अपने तरीके से राज करे जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है कि दुनिया का ऐसा पहला कौन सा देश था जहां पर लिखित संविधान लागू हुआ। तो सभी जगह यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, तो आपको बताना है कि सबसे पहला कौन सा ऐसा देश था जहां पर लिखित मतलब रिटन नोट के रूप में हमारा संविधान लागू हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, आपको ये पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद क्या हुआ, के बाद व्यापार करने के लिए, अब जैसा आपने सुना होगा कि हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारे यहाँ पैसा तो बहुत था, तो इसलिए व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी भारत आते थे। तो उसमें से कौन कौन आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। तो ये भी सारे ही व्यापार करने के उद्देश्य से या मकसद से हमारे भारत में आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं, जैसे अंग्रेज की बात करें तो इनकी जो ब्रिटेन से आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनको ब्रिटेन की महारानी ने परमिशन दी है कि आप जाकर कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। तो अभी ये व्यापार करने के मकसद से सारे ही अपने अपने देश में परमिशन ले लेके भारत में आ रहे हैं, अपना सामान ला रहे हैं और भारत में आके बेच रहे हैं। तो अब देखो
कि भारत की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कैसी होगी, कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यापारी आ रहे हैं, तो भारत की स्थिति एक संपन्न राज्य के रूप में है। ओके, उस समय का अमेरिका हमारा भारत है। जैसे अभी हमारे यहाँ के लोग कनाडा कनाडा जाते हैं ना, वैसे ही उस समय भारत भारत आते थे लोग। तो ये स्थिति हमारे भारत की ही पहले। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स भी आए। ब्रिटिशर्स की बात हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि ये व्यापारी बनकर ही नहीं आए, इन्होंने धीरे धीरे करके भारत में शासन करना भी चालू कर दिया है। तो ये जो पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी ये जो आए थे, तो ये तो व्यापार कर करके चले गए, पर ये अंग्रेज जो हैं वो बसने की ही सोच के आए थे कि भारत में जाके हमें तो अपना शिकंजा जमाना है। ऐसा इन्होंने पहले नहीं सोचा था, पर राजाओं को देखते हुए कि राजा कैसे इनकी सेना को अपने महल में अनुमति दे रही है रहने की, तो बहुत सारी जो ट्रिटी है उसके तहत इन्होंने समझ गए थे धीरे धीरे करके कि हम भारत में जाकर तो अपना राज कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स कब आए थे, तो ये 1600 ईस्वी में रिप्रेजेंटेटिव किसके बन के आए थे, ये कंपनी के, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए थे अंग्रेज भारत में। किसके मकसद से, बस व्यापार करने के मकसद से। पर ये इन्होंने कैसे कैसे रूल करना चालू किया, तो वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी, तो शाह आलम द्वितीय ने दी थी। कुछ कुछ चीज़ों के आंसर की अपेक्षा मैं आपसे भी करूंगी कि कौन से सन में दी थी, तो ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी मुझे पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस ले रही हूँ इस बुक का, लक्ष्मीकांत का, ये 6 नंबर का एडिशन है इंडियन पॉलिटी का। सिविल सर्विसेज के लिए आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपको ये बुक के बारे में हमेशा ही सुनने को मिलता होगा। तो ये 6th एडिशन में क्या है, कुछ नए चैप्टर ऐड किए हैं, ना मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, पर ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इंडियन पॉलिटी को समझाया गया है। तो चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को देखिए और पीपीटी को देख के भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए यदि आपने नहीं भी खरीदी है तो काम चल जाएगा, और आप यदि इसको खरीद लेते हैं तो इसके बाद आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा कि कैसे बता रहा है ये, ठीक है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कैसे बन के तैयार हुआ, ये हम आगे चल के देखने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, भारत को अंग्रेजों ने जीतना चालू कर दिया। अब ये ईस्ट इंडिया जो कंपनी है भारत में बस आई है व्यापार करने के मकसद से, पर धीरे धीरे करके इन्होंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया, बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो इसके बाद इन्होंने भारत को जीतना ही चालू कर दिया है। क्योंकि इन्होंने ऐसे ही युद्ध नहीं जीता है, इन्होंने राजाओं की सहायता करी है कि यदि हम इस युद्ध में 1757 की और 1764 के युद्ध में यदि हम आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो आपको हमारे साथ कुछ संधियां करनी पड़ेगी, कुछ ट्रीटी करनी पड़ेगी। तो उस ट्रीटी के तहत इनने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो राजा से ले ली है। इन्होंने युद्ध जीत लिया, तो भाई शर्तों के हिसाब से आप हमको इसकी दीवानी दे दीजिए। तो दीवानी में क्या हुआ है, दीवानी का क्या मतलब है, दीवानी का ये मतलब है कि 1765 जो ईस्वी है उसमें इन्होंने रेवेन्यू राइट्स और सिविल जस्टिस के राइट, दोनों ही राइट्स, मतलब जनता पे टैक्स लगाने का, और सिविल जस्टिस मतलब नागरिकों के लिए कानून बनाने का, दोनों का अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा का इन्होंने ले लिया है। ओके, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके अपना शासन बढ़ाना चालू कर दिया है। अब देखो, यदि चूंकि बंगाल उस समय बहुत बड़ी सत्ता थी, यदि आप मैप में देखेंगे तो यहाँ बंगाल हमारा बहुत बड़ा है, तो यदि बंगाल जैसा यदि आप जगह ले लेते हैं तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे, आपको लगने लग रहा है, आप किसको, अंग्रेजों को लगने लग रहा है कि हम बहुत कुछ यहाँ पर जीत सकते हैं, भारत का बहुत कुछ हम अपने अंडर में कर सकते हैं। तो इन्होंने यदि रेवेन्यू ले लिया है, सिविल जस्टिस ले लिया है, तो ऑलरेडी यहाँ पर इनके पास बहुत कुछ अधिकार तो आ ही गए हैं। फिर इन्होंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर शासन को बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। इसका क्या मकसद है,
मतलब कह रहे हैं कि हम आपके देश को चलाने के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी बनाए नहीं। तो इससे जनता को भी लगेगा कि नहीं, हमारे प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। तो राजाओं की जो नीतियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं। तो ये अपने एक्ट बना बना के यहाँ ला रहे हैं और हमारे देश पे राज करना चालू कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें थी आपको ये, जैसे बंगाल का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इसके बाद ये रेवेन्यू राइट्स ने कब ले लिए, तो 1765 में ले लिए। ओके, अब देखो, सॉरी, तो धीरे धीरे करके जो एक्ट आना चालू हुए हैं भारत में, तो उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे किया है कि पहले तो कंपनी का ही रूल है, फिर ब्रिटिश क्राउन का रूल है, मतलब ब्रिटिश सरकार का ही रूल हो गया है हमारे भारत में। तो उसके पार्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में बस हम 1773 से लेके 1858 तक के बारे में ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें 1858 से लेकर भारत हमारा जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अपना रूल कब से कब तक कर रही है, 1757 से लेकर 1858 तक। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं, कौन बना के भेज रहा है, इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो सारे आपको इस लेक्चर में समझ में आएंगे। और यदि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं 1858 से लेके 1858 से लेकर 1947 तक, तो उसमें वो कौन कौन से रूल्स ला रहे हैं और उनको कैसे कैसे पालन कराया जा रहा है, किससे, भारतीय जनता से। ओके, अब नेक्स्ट देखो, तो रूल इन इंडिया, मैंने इसको आपके लिए बाइफरकेट करके यहाँ पर अलग अलग तरीके से दोनों को लिख दिया है, ताकि आप कभी भी ना भूलें। कभी आपसे पूछे तो आपको समझ में आ जाए कि कंपनी रूल के समय कौन कौन से एक्ट आए थे और क्राउन रूल के समय कौन कौन से एक्ट आए थे। तो यहाँ पर या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक कॉपी उठाओ और कॉपी में लिख डालो। तो क्या है कंपनी रूल? कंपनी रूल 1773 से लेकर 1858। तो अभी हम फिलहाल इतना ही देखते हैं, जब क्राउन रूल पे आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या आया है, रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 का, 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया है, 1786 का एक्ट आया है, 1793 का एक्ट आया है, चार्टर एक्ट आए हैं कई सारे, पिट्स इंडिया एक्ट आया है और चार्टर एक्ट आया है। तो ये सारे ही अब हम समझने वाले हैं कि ये कैसे कैसे आए हैं और कैसे कैसे इनका पालन किया गया है। ओके, अब आ जाओ कंपनी के रूल में, रेगुलेटिंग एक्ट में। अब ये आपके लिए इसे हम कंपनी का रूल देखने, तो सबसे पहले देखो 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहा है। कंपनी ने अपने रूल बना बना के भारत में भेजे हैं और इनको इम्प्लीमेंट किया है। किसने किया है? कंपनी के वर्कर्स नहीं किया है, कोई भारतीय तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ कुछ चीजें मैं जो बताऊंगी बस उसको ही याद करना है। पॉलिटी हमारा काफी बड़ा है, इतना सब याद करना मुश्किल होगा। तो या तो बुक ले ली हो तो एक हाइलाइटर भी ले लो साथ में और मार्क करते चलो, और या फिर नहीं है तो एक नोट्स बना लो, या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। सबसे पहला ये एक्ट आया है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद ने इसको बनाया है, भारत में भेजा है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। इस एक्ट से कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई है। इस एक्ट के तहत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई है। मतलब जो कंपनी हमारे देश में व्यापार करने आई थी, हमारे राजा जिनको सब कुछ समझ रहे थे, है ना, वही हमारे लिए प्रशासनिक और राजनीतिक काम करने लगी है। मतलब हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं ये, और पॉलिटिकल चीजें भी देख रहे हैं। तो पूरे तरीके से इन्वॉल्व होने लगी है कंपनी। इसी समय इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग है।
ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इस समय कार्यकारिणी परिषद है, 1+4 की कार्यकारिणी है, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आप ये समझो कि एक गवर्नर जनरल है, उसकी हेल्प करने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए यहाँ 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद और बनाई गई है। किसके लिए? अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी देख रहे हैं, तो अब इसके लिए इन्होंने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई है। कहाँ पर? इंडिया में। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद देखो, मद्रास और बॉम्बे जो है, मद्रास का एरिया और बॉम्बे का एरिया इसके अंडर कर दिए गए हैं। किसके अंडर कर दिए गए हैं? गवर्नर जनरल के। मद्रास और बॉम्बे जो है वो इंडिपेंडेंट रूप में अभी तक काम कर रहे हैं। इनका अपना अपना राज है, अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, और जो भी पॉलिटिकल फैसले हैं तो ये अपने आप में ले रहे हैं। पर अब क्या कहा गया है कि नहीं भाई, अब ये जो मद्रास है और बॉम्बे जो है वो गवर्नर जनरल के अंडर ही काम करेंगे। मतलब गवर्नर जनरल और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो वो कहेगी वही यहाँ पर इनको मानना होगा। किसको? मद्रास को और बॉम्बे को। ओके, और यहाँ पे एक मेजर चेंज ये भी हुआ है, सेकंड चेंज ये हुआ है, ये हमेशा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है उसमें इन्होंने 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई है। इसमें एक होगा मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश और होंगे। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। यहाँ पे आपके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन थे फर्स्ट? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और सेकंड नंबर पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले? तो आपको याद रखना है 1774 में। 1+3 की कार्यकारिणी थी, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जस्टिस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। एलिजा एम्पे जो थे वो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को भी बढ़ाया गया है। रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ये सारे मैटर्स में रिपोर्ट करनी होगी। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को किसको रिपोर्ट करनी होगी? तो ब्रिटिश सरकार को करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि अब ब्रिटिश सरकार भी पावरफुल होना चालू हो रही है, क्योंकि सारे ही हमारे जो देश के रेवेन्यू है, सिविल है और मिलिट्री मैटर्स हैं, उसकी रिपोर्ट कहाँ जा रही है? तो ये ब्रिटिश सरकार के पास जा रही है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे 2-3 चीजें बतानी है, मैं आपको इसके आंसर भी दूंगी। तो क्या बताना है कि कार्यकारिणी जो परिषद है इसके सदस्य के नाम क्या क्या थे? तो यहाँ पे आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, और इस स्लाइड से कितना याद करना है ये मैंने आपको बता दिया है। बहुत कुछ याद करने का नहीं है इसमें, इसलिए बस आप सुनते जाइए और इसको थोड़ा दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉलिटी क्या बहुत बड़ा है। कितना कुछ लिखोगे, कितना याद करोगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आता है नेक्स्ट एक्ट, आता है हमारा 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी क्या कहा गया है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब आपको मैं सीधी सी भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो 1773 में आपके लिए रेगुलेटिंग एक्ट भेजा है तो उसमें कुछ कमियां हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ब्रिटिश सरकार कह रही है कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको हम सुधार देते हैं। अब उस कमियों को सुधारने के लिए ही ये 1781 का ये एक्ट आया है। ठीक है, इसमें मेजर सी बात क्या कही गई है? तो इस पूरी चीज का यही सार है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को ये कुछ कम कर रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट तो इन्होंने बना दिया, पर अब गवर्नर जनरल कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट बना दिया तो मेरी पावर तो कम हो गई। तो बोले रहा है कि अभी आप परेशान होने की कोई बात नहीं, हम एक एक्ट और भेज रहे हैं तो उसमें आपकी पावर को और बढ़ा दिया जाएगा। अब देखो, तो ये क्या कह रहा है? 1781 का एक्ट कह रहा है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया जाएगा और कंपनी के सर्वेंट को भी। मतलब
उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाइयों का अधिकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उसको भी सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया है। इसके बाद क्या किया है इन्होंने कि कलकत्ता के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कर दिया है। यहाँ पर कलकत्ता के लोगों को, मतलब केवल कलकत्ता के लोगों को ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में किया है। इसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट जो हमारे प्रांतीय न्यायालय होते हैं ना, छोटे छोटे से न्यायालय, उसको भी यहाँ पर इन्होंने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अंडर कर दिया गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर। तो देखो, यदि आज की व्यवस्था से हम समझें तो हमारा यहाँ पर बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने की बात कही गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पर हमने क्या देख लिया, तो रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, अमेंडमेंट एक्ट देख लिया, 2 एक्ट देख लिए और आपके लिए बेसिक चीजें समझ ली हैं। के बाद वाले लेसन में हम बाकी के एक्ट को समझने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू उसको देखते रहिए। फाइनली, यदि आपको लेसन पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।